मंदी ने इकोनॉमी को चारों तरफ से घेर लिया है। इंडस्ट्री प्रोडक्शन की रफ्तार रिवर्स गियर में चली गई है। मई में इंडस्ट्री का आउटपुट -1.6% रहा है, जो 11 महीने में सबसे कम है। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर की हालत 8 महीने से पस्त है। जून में कारों की बिक्री 10% घट गई है। ब्याज दरों में कटौती की राह देख रही इंडस्ट्री की उम्मीदों पर भी पानी फिर रहा है, क्योंकि महंगाई ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। जून में रिटेल की महंगाई दर 0.5% बढ़कर 10% के करीब पहुंच गई है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि सोने का इंपोर्ट घटने से जून में व्यापार घाटे में 40% की कमी आई है। मूर्ति के आने से बदल गई इन्फोसिस की किस्मत। मुनाफा 4.5% बढ़ा। कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस भी बनाए रखा। खुश निवेशकों ने शेयर को 11% उठाया। एक बार फिर रिवर्स गियर में आई इंडस्ट्री। मई में 1.5% नेगेटिव रही आईआईपी ग्रोथ। इंडस्ट्री में सुस्ती की सबसे बड़ी मिसाल बना ऑटो सेक्टर। जून में 9% घट गई बिक्री। इंडस्ट्री में सुस्ती के बावजूद बढ़ रही है महंगाई दर। जून में रिटेल महंगाई दर 0.5% बढ़ी। सिर्फ व्यापार घाटे के मोर्चे पर सरकार को मिली है राहत। सोने का इंपोर्ट घटने से जून में व्यापार घाटा 40% कम हुआ। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दूसरी बड़ी हेडलाइंस पर डालेंगे एक नजर। इन्फोसिस ने शेयर बाजार में भरा जोश। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% चढ़े। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। मोदी के बयान ने विरोधी दलों को दिया हमले का मौका। बीजेपी बचाव में उतरी। डिजिटल कैमरा को नोकिया ने फिर दी तगड़ी चुनौती। लुमिया के नए मॉडल में डीएसएलआर कैमरे की खूबियां। इकोनॉमी में मंदी के भंवरजाल में फंसने के सभी गुण नजर आ रहे हैं। कहीं से रिवाइवल के कोई संकेत नहीं है। अप्रैल के मुकाबले मई महीने में आईआईपी ग्रोथ 1.6% नेगेटिव रही है। इंडेक्स में 75% हिस्सा रखने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पॉजिटिव से नेगेटिव में चली गई है। ये 2.8% के मुकाबले मई में नेगेटिव 2% पर पहुंच गई है। और आईआईपी आंकड़े पर और डिटेल बताने के लिए हमारे साथ है बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। इसके अलावा आवाज एट 9 में आज साथ है एल&टी इंफ्रा फाइनेंस के सीएफओ सुनीत महेश्वरी। इनसे पूछेंगे इंडस्ट्री इतनी बुरी हाल में कैसे है। लेकिन सबसे पहले प्रदीप, इकोनॉमी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आईआईपी आंकड़ों से क्या संकेत मिल रहे हैं इस वक्त? आईआईपी में ये जो लगातार गिरावट दिखाई दे रही है और पिछले अप्रैल के भी आंकड़ों को नीचे की तरफ रिवाइज किया गया है, उसके पीछे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आया है कंज्यूमर ड्यूरेबल की ओर से। यानी कंज्यूमर की डिमांड लगातार कम होती जा रही है और 10% के आसपास की एक डी ग्रोथ वहाँ देखने को मिल रही है। तो लगातार कम ग्रोथ की वजह से लोगों की आमदनी पर दबाव बढ़ा है। महंगाई, खासतौर पे जो खाने पीने की चीज़ों की, पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ी है, उसके चलते कंजम्पशन पे प्रेशर देखने को मिल रहा है और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ऑटो सेक्टर के आंकड़े भी हमें साफ तौर पे बता रहे हैं। वही सब कुछ आईआईपी के इन नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ, जिसका इशारा साफ तौर पे अब ये भी है कि सरकार जो 6-6.25% की ग्रोथ की बात कर रही है वो हासिल करना भी मुश्किल होगा। और दरअसल आरबीआई का जो 5.25% का लक्ष्य है जीडीपी ग्रोथ का इस पूरे साल के लिए, वो भी खतरे में पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। शायद मंदी की रफ्तार जो है वो कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा गहरी मंदी फिलहाल इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। सुनीत, आपने सुना प्रदीप को, क्या लगता है आपको, क्या वाकई आरबीआई मुश्किल की स्थिति में है? ग्रोथ, आईआईपी के आंकड़े तो संकेत यही दे रहे हैं कि आरबीआई कुछ कदम उठाए, लेकिन क्या रिटेल महंगाई दर रुकेगी या आरबीआई कोई इस तरह का कदम उठा पाएगा जिसमें वो एक प्रॉपर बैलेंस बना पाए? मुझे तो यही लगता है कि एनर्जी प्राइसेस की वजह से, ऑयल, क्योंकि रुपी डॉलर रेट्स पे रुपी काफ़ी गिरावट आई है, तो ऑयल इंपोर्ट्स और कोल इंपोर्ट्स पे इस पर काफ़ी दबाव आएगा। जो कंपनियां हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहेगा और प्राइसेस बढ़ाने होंगे। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से और बढ़ रहा है।
ऊपर से हमें इंडस्ट्री और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, कैपिटल गुड्स सेक्टर में अभी भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, मंदी ही दिखाई दे रही है। और इसी मंदी का एक और संकेत था आज का सीपीआई फिगर। प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप, अजीब सी हालत होती जा रही है, ग्रोथ कम हो रही है, महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। क्या इस स्टैगफ्लेशन की तरफ के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, और आरबीआई क्या करेगी? अगर आप देखें तो आरबीआई शुरू से ही इस चैलेंज का सामना कर रहा है, क्योंकि पिछले साल भर से आरबीआई ने रुक रुक करके रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह कई बार घटाए हैं, लेकिन लगातार महंगाई का एक दबाव बना हुआ है, एक सिरदर्द बना हुआ है। बहुत कोशिश के बाद आरबीआई ने फाइनली, ऐसा लग रहा था कि महंगाई पर एक जीत हासिल कर ली थी, लेकिन जिस तरह से रुपया कमज़ोर हुआ है उसने फिर से महंगाई का दबाव बढ़ाया है। आशंका ये है कि न केवल सीपीआई में बल्कि अगले हफ्ते आने वाले डब्ल्यूपीआई में भी आप महंगाई के ऊपर जो असर पड़ने वाला है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे भी देखेंगे रुपए की कमज़ोरी की वजह से, और वो आरबीआई के लिए एक और चिंता की बात हो सकती है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत फिलहाल आरबीआई गवर्नर के लिए है, और उनके लिए कोई भी फैसला लेना काफ़ी मुश्किल है। पर बाजार को उम्मीद यही है कि वो जैसे कि रुक रुक कर बीच बीच में कभी सीआरआर, कभी इंटरेस्ट रेट में कटौती करते रहे, तो इस बार भी हो सकता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाले, शायद सीआरआर में एक कटौती की कोशिश फिर भी करते हुए नजर आए। सुनील, दोनों आंकड़ों पर नजर डालें तो इंडस्ट्री को जो ब्याज दरें घटने से सपोर्ट की उम्मीद थी, क्या वो कम होती हुई दिख रही है? और कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो उसके लिए कैसे ये आंकड़े? मुझे क्योंकि रेट कम होने के आसार कम दिखते हैं, और इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के लिए तो सिचुएशन ख़राब ही होगी। खासकर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल पावर जनरेशन के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। उनका कलेक्शन एसईबीज वगैरह से अभी भी डिलेड है, और ये जब कोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं या डॉलर की वजह से जो उनके इंपोर्ट के बिल बढ़ रहा है, उसको उनको पास ऑन करने के लिए और भी तकलीफ होगी। तो मुझे तो अग्री भी लगता है। दूसरा है कि जब इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे और इम्पोर्टेड इक्विपमेंट वगैरह के रेट्स बढ़ जाते हैं, तो लोग अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है जनरली थोड़ा स्लो कर देते हैं या डेफर कर देंगे। तो दैट ऑल्सो इज़ नॉट अ गुड साइन, बिकॉज इट बेसिकली मीन्स कि प्रोजेक्ट्स विल गेट डिलेड। सो ऑल इन ऑल मुझे तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं लगती और अच्छा टाइम नहीं लग रहा। तो सुनीत, इस स्थिति में सल्यूशन कहाँ है? क्योंकि इन आंकड़ों को देखकर क्या आप मानते हैं कि आरबीआई से बहुत कुछ उम्मीद करना अब गलत होगा? बहुत कुछ आएगा नहीं उनकी आने वाली पॉलिसी में? नंबर्स तो पहले भी बहुत कम हुए हैं, लेकिन आरबीआई काफ़ी एक हद तक स्थित प्रज्ञ है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो वो घटा नहीं रहे। तो अभी तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और हम लोग चाहे कितना भी होप कर लें कि आरबीआई कम करे ग्रोथ को एक किक स्टार्ट देने के लिए, बट मुझे लगता नहीं है आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा इन्फ्लेशन की वजह से। जी, और आज सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े भी आए हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ने का ट्रेंड दिखा रहे हैं। जानकारों की नजर अब 2 दिन बाद आने वाले डब्ल्यूपीआई आंकड़ों पर है। उनके मुताबिक अगर इसमें बढ़ोतरी दिखी तो सरकार और आरबीआई का सरदर्द और बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड्स है, ये सीपीआई नंबर जो जून में आने वाला था, हमको इरादा था कि सीपीआई नंबर्स विल बी एट द सेम लेवल, और इनफैक्ट वो ऊपर जाएंगे बिकॉज ऑफ दी आपका जो रिसेंट जो स्पार्ट हुआ फूड प्राइसेस में, एंड विच इज नॉट शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, सो दैट वाज एक्सपेक्टेड। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट 2 दिन बाद जो डब्ल्यूपीआई नंबर्स आएंगे, आई विल बी उसमें क्लोजली डब्ल्यूपीआई नंबर्स को विल बी फॉलोइंग दैट, कि उसमें अगर कुछ अपटिक आया डब्ल्यूपीआई विच इज बिलीव दैट कि अभी भी कंफर्टेबल है, लेस देन 5% है आरबीआई का कंफर्ट लेवल, दैट मे बी एक्चुअली अ साइंस ऑफ एन वरी।
इकोनॉमी में मंदी के संकेत सिर्फ आईआईपी नंबर से नहीं मिल रहे हैं, कारों की बिक्री भी ठप हो गई है, जो ये दिखाती कि लोग खर्चा नहीं कर रहे। लगातार 8वें महीने कारों की बिक्री में जबरदस्त गिरावट आई है, जबकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री में ये सिलसिला पिछले 16 महीनों से जारी है। यहां तक कि इस कारोबारी साल में ऑटो इंडस्ट्री की बिक्री के सारे अनुमान धराशायी हो चुके हैं। लंबे समय से घट रही कारों की बिक्री में सुधार नहीं हो रहा है। लगातार 8वें महीने कारों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जून के मुकाबले इस साल जून में कारों की बिक्री में 9% की कमी आई है, जबकि मोटरसाइकिल और कमर्शियल वाहनों की बिक्री का हाल और भी बुरा है। इस साल जून में मोटरसाइकिल की बिक्री 9.25% और कमर्शियल वाहनों की बिक्री 13.5% तक कम हुई है। Things are better, but the economy has been consistently going down. Exactly. So it is a double whammy. On the one hand, the excise duty has gone up, volumes have come down, the economy is going down, so it's double whammy. बिक्री में भारी कमी ने इंडस्ट्री के अनुमानों पर भी पानी फेर दिया है। सीएम ने इस कारोबारी साल में कारों की बिक्री में 3 से 5% ग्रोथ का अनुमान लगाया था, लेकिन पहली तिमाही के दौरान बिक्री 10.5% नेगेटिव रही। इसी तरह दोपहिया वाहनों की बिक्री 6 से 8% के अनुमान के मुकाबले करीब 1% नेगेटिव और कमर्शियल व्हीकल्स में तो 7 से 9% ग्रोथ का अनुमान 8% नेगेटिव रहा। इंडस्ट्री के मुताबिक महंगा कर्ज, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और खराब अर्थव्यवस्था बिक्री में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह हैं। इंडस्ट्री का मानना है कि फेस्टिवल सीजन से पहले बिक्री में सुधार के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कुछ खास कदम उठाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रंट में, जहां पर जो कॉन्फिडेंस लेवल अब जो लो चल रहा है अगर हाई हो गया तो हो सकता है वो और मानसून मिला के अगर कुछ ठोस कदम उठाएंगे तो ये जो हम गिरावट देख रहे हैं कम से कम वो उसको हम काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। हालत इतनी बुरी है कि मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा समेत सभी ऑटो कंपनियां अपना प्रोडक्शन घटा रही हैं। मारुति तो अपने 200 मजदूरों को छुट्टी पर भेज रही है। ऑटो इंडस्ट्री मंदी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार से स्टिमुलस पैकेज की भी मांग कर रही है। The belief is that if the excise duty comes down, the overall cost of ownership of the vehicles go down. If the cost of ownership goes down, the sentiments of the customer to buy these vehicles are likely to go up. If the volumes go up, the revenue will automatically go up. इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए ऑटो सेक्टर का रिवाइवल जरूरी है। उम्मीद है कि सरकार सेक्टर की जरूरतों को देखते हुए कुछ सकारात्मक फैसले ले। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और नारायण मूर्ति का जादू दिखा। इन्फोसिस की पहली तिमाही के नतीजों में शेयर 11% चढ़ा। और ये तेजी शेयर बाजार में भी दिखी। निफ्टी सेंसेक्स में भी 1.5% की बढ़त। देखिए इस पे की बात। इकोनॉमी के लिए हमने थोड़ी देर पहले देखा कि काफी मुश्किलात हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी राहत की खबर भी है। भारत का व्यापार घाटा पिछले 7 महीने के उच्चतम स्तर से अब नीचे आ चुका है। मई के मुकाबले ये 40% तक कम हो गया है। दरअसल व्यापार घाटे में इस कमी की सबसे बड़ी वजह रहा सोना। जून के महीने में सोने का इंपोर्ट 1/3 हो गया है। इसके अलावा जून में कच्चे तेल के दाम भी 90 से $95 के आसपास ही रहे। इसका भी फायदा मिला है। जून में 1224 करोड़ डॉलर का व्यापार घाटा हुआ, जबकि मई में 2000 करोड़ ही ये व्यापार घाटा रहा। जून में एक्सपोर्ट 4.5% घटकर करीब 2380 करोड़ के डॉलर के आसपास रहा। लेकिन राहत की बात यह है कि इंपोर्ट में भी यहाँ नरमी देखने को मिली है। इंपोर्ट भी करीब 1/4% घटकर 3603 करोड़ डॉलर पर आ गया। दरअसल जून में सोने चांदी का इंपोर्ट महज 22.8% बढ़ा है, जबकि अप्रैल मई में ये 109% तक बढ़ गया था। और तमाम तरह की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए आईटी कंपनी इन्फोसिस ने उम्मीद से बेहतर नतीजे से सबको चौंका दिया। लगातार कई तिमाहियों से निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली इन्फोसिस का मुनाफा अप्रैल जून तिमाही में अनुमान से कम गिरा है। वहीं बिक्री में बढ़त दर्ज की गई है। इन्फोसिस ने बाजार को एक बार फिर गलत साबित कर दिया। सबको उम्मीद थी कि अप्रैल जून तिमाही में कंपनी के मुनाफे में तेज गिरावट होगी, लेकिन इन्फोसिस ने 2374 करोड़ रुपए के कंसोलिडेटेड मुनाफा होने की जानकारी दी। कंपनी ने पिछली तिमाही में 2394 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा कमाया था, यानी कि मुनाफा घटा लेकिन अनुमान से काफी कम। इस दौरान कंपनी की कंसोलिडेटेड आय करीब 8% बढ़कर 11,267 करोड़ रुपए हो गई।
इन्फोसिस ने इस साल अपने डॉलर आय गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि रुपए आय गाइडेंस को 6 से 10% से बढ़ाकर 13 से 17% कर दिया गया है। इन्फोसिस का ईबिटा मार्जिन इस दौरान 23.5% रहा। कंपनी ने इस दौरान 66 नए ग्राहक जोड़े। इन्फोसिस के एमडी शिबूलाल को भरोसा है कि आगे भी कंपनी अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखेगी। If you look at the last 3 quarters, and that means the second half of last year, we have started seeing good wins in the business and IT space. In the second half, we had won about $1 billion of revenue, and this quarter we have won about 7 deals of $600 million. इन्फोसिस की घरेलू आमदनी में 10.5% का इजाफा हुआ है। भारत के बाद सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रोथ अमेरिका से हुई है। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक हालात खराब बने रहने से यूरोप के कारोबार पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी को भारतीय आईटी कंपनियों के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कंपनी का कहना है कि रुपए में कमजोरी का उसे कोई फायदा नहीं मिला। हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर में काफी बिजनेस है। An Australian dollar has depreciated quite significantly as against the US dollar. So उसके रीजन से काफी negation because of euro, because of pound, इनके depreciation and essential volatility की वजह से सारे जो भी tailwinds थे that have been negated by the headwinds from a currency perspective. जानकारों ने इन्फोसिस के इस नतीजे का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ सतर्क रहने की भी सलाह दी है। उनका कहना है कि इसे कंपनी के लिए सकारात्मक बदलाव तभी माना जा सकता है जब वह अगली 2-3 तिमाहियों में ऐसी ही उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दोहराती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। शानदार नतीजे की बाद बाजार की इन्फोसिस से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। जानकारों के मुताबिक शेयर को आप जल्द 3200 तक के लेवल्स पर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक साल में आप 3100 या 3200 का स्तर देख सकते हैं, तो 12-15% के हिसाब से आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का बाजार है और जिस प्रकार के जनरल एनवायरनमेंट है, मुझे लगता है कि आपको जरा सा इसमें अपॉर्चुनिस्टिक बनना पड़ेगा। और अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि लंबे समय का निवेश का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप लंबे समय के लिए निवेश करके बने रहें, पर इसका मतलब ये भी होता है कि आपको लंबे समय तक अपने भाव का इंतजार भी करना चाहिए कि कब उसमें एंट्री ली जाए। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस में आप इंतजार करें, ज्यादा बेहतर मौके आएंगे। मेरे ख्याल 2500 या 2400 तक तो शायद स्टॉक ना जाए आने वाले 3-4 महीने में, लेकिन 2600 2650 के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है कि एक खराब बाजार में आप वहां जरूर खरीदारी कर सकते हैं। और अब बात शेयर बाजार की, जहां आज दूसरे दिन भी तेजी जारी रही, लेकिन आज वजह विदेशी बाजार नहीं बल्कि अपनी दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ही थी। इन्फोसिस की उम्मीद से अच्छे नतीजों ने बाजार को खुश कर दिया। विपिन जी हाँ, और बाजार ने न केवल इसके शेयर को सिर पर उठाकर बिठाया बल्कि दूसरी आईटी कंपनियों के शेयर्स ने भी आज इसका फायदा उठाया और उनमें अच्छी तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार का पूरा हाल देखते हैं अपने सहयोगी जॉनिल मुखर्जी के साथ। देखिए, आज शानदार दिन था फिलहाल निफ्टी के लिए। 6000 के ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। काफी समय तक हम देख रहे थे 5900 से स्ट्रगल कर रहा था निफ्टी ऊपर जाने के लिए। और वायदा बाजार में भी अगर आप देखेंगे 5800 और 5900 पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, काफी ज्यादा बिल्डअप हुआ है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। तो 6000 के ऊपर क्लोजिंग काफी अच्छी बात है। ट्रेडर का सेंटिमेंट बेहतर होता है और शायद बाजार थोड़ा सा और ऊपर जा पाए। सेंसेक्स के लिए 286 पॉइंट ऊपर। इस पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे सेंसेक्स निफ्टी करीब 2.5% ऊपर गए, तो ये हफ्ता भी काफी अच्छा रहा है बाजार के लिए। लेकिन मिड कैप्स में आज इतनी बढ़त नहीं थी, इसलिए आप देखेंगे मार्केट ब्रेथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले, लेकिन लार्ज कैप्स में ये रैली ज्यादा नजर आई और पूरा श्रेय जाता है इन्फोसिस को। शानदार नतीजे, स्टॉक 11% ऊपर। इसके साथ साथ दूसरी आईटी दिग्गज कंपनियां टीसीएस ले लीजिए, विप्रो ले लीजिए, इनमें भी अच्छी बढ़त थी। लार्ज कैप्स में आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स, एलएनटी जैसे स्टॉक्स आज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाते हैं। भारती में भी आज जमकर खरीदारी रही। कहां वीकनेस थी, कहां प्रॉफिट बुकिंग थी, तो ऑटो के नंबर्स काफी खराब आ रहे हैं और वो मायूसी फिलहाल 4 व्हीलर्स में देखने को मिली, चाहे वो मारुति हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा। कुछ और स्टॉक्स, क्योंकि आईटी की हम बात कर रहे हैं, टेक महिंद्रा में जमकर खरीदारी थी। एल्डर फार्मा में भी हमने देखा। खबरें ये थी कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और सनोफी इनके जो कुछ कई सारे ब्रांड्स हैं उसके लिए बिड कर सकता है, तो ये स्टॉक काफी एक्टिव था। एस्कॉर्ट्स ले लीजिए, डीसीबी ले लीजिए, ये सारे स्टॉक्स आज के दिन काफी एक्टिव रहे। और रुपए में आज भी काफी उठापटक देखने को मिली है। दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज फिर 60 रुपए के पार पहुंच गया था। हालांकि क्लोजिंग के वक्त रुपए में कुछ हद तक मजबूती लौटी और यहां पर रुपए ने अपनी क्लोजिंग दी है 59.56 के लेवल पर। दरअसल इंपोर्ट्स की ओर से लगातार डॉलर की मांग में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही बाकी करेंसियों के मुकाबले डॉलर में मजबूती बढ़ गई है। यही वजह है कि रुपए में मजबूती नहीं आ पा रही है।
और आज एक और फर्जी स्कीम पर सेबी की रोक। घी बेचकर डबल रिटर्न का दावा कर रही थी कंपनी। और क्यों घट रही है भारतीय कारोबारियों का भरोसा, बताएंगे ब्रेक के बाद। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर है। अमेरिका में वित्त मंत्री कल अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा अमेरिकी उद्योगपतियों से भी मिले। मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने अमेरिकी उद्योगपतियों से भारत में निवेश बढ़ाने की मांग की। There are huge opportunities for US companies to invest in India and good opportunities for Indian companies to invest in the US. If you take the 500 companies in the global fortune list, we counted 132 companies which can be called US companies. 86 of them have a presence in India. सेबी ने एक और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पर पाबंदी लगा दी है, घी बेचने के नाम पर। जी हाँ, घी के नाम पर लोगों को दोगुना रिटर्न का लालच देने वाली एक कंपनी है जिसका नाम HBN डेयरी था और निवेशकों का पैसा लेकर ये चंपत होने वाली थी। अब इसे लौटाने के लिए कहा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए चलेंगे अपने संवाददाता वीरेंद्र व्यास के पास। वीरेंद्र, हाल के दिनों में हमने देखा कि सेबी काफी सक्रिय हो गई इस तरह के मामलों में। अब HBN डेयरी के निवेशकों से यहाँ उन्होंने कितने पैसे जुटाए थे और लोगों को उनके पैसे वापस कैसे मिल पाएंगे? जी देखिए, लोगों को ठगने वाली जो कंपनियां हैं उन पर सेबी की कड़ी नज़र है और आज सेबी ने HBN डेयरी जो है उसके खिलाफ ऑर्डर जारी किया है। इस कंपनी ने लोगों से घी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब 1100 करोड़ रुपए जुटाए थे। सेबी ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि कंपनी को 1 महीने के भीतर वो निवेशकों को कैसे पैसे लौटाएगी इसकी योजना बनाकर देनी होगी। साथ ही कंपनी आगे से और कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं कर पाएगी। कंपनी को जो निवेशकों को उन्होंने वादा किया था उसके मुताबिक ही पैसा लौटाना होगा। साथ ही इसी हफ्ते सेबी ने जो आलू खरीद स्कीम है, सुमंगलम इंडस्ट्रीज की पश्चिम बंगाल की ये कंपनी है, इसने लोगों से आलू खरीद के नाम पर पैसा इकट्ठा किया था। वहाँ पर भी सेबी ने रोक लगा दी है और निवेशकों को उनका पूरा पैसा लौटाने के लिए कहा है। इसके अलावा इसी हफ्ते सेबी ने रोज वैली कंपनी जो है उसकी हॉलीडे इन्वेस्टमेंट स्कीम, इस पर भी पाबंदी लगाई है। इस कंपनी ने निवेशकों से करीब 1000 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो लोगों को ठग कर जो कंपनियां पैसा जुटा रही हैं उस पर सेबी की कड़ी नज़र है और हमने देखा कि इसी हफ्ते जो सेबी ने इतनी बड़ी जो 3 कंपनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जी शुक्रिया वीरेन। यहाँ पर विभिन्न निवेशकों की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। बहुत सारा यहाँ पर सेबी गाइडेंस देती है, हम लगातार टीवी पे दिखाते हैं, लेकिन निवेशकों को कुछ सोचना चाहिए कि घी, आलू, एमू, उसके अंडे, इन चीजों से शायद पैसे नहीं बन सकते। और अगर आपको कोई ऐसा ऑफर दे रहा है जो बहुत ही अच्छा है तो उस पर यकीन थोड़ा संभल कर कीजिए। यहाँ पर दूसरी खबरों की ओर, यूनिलीवर के ओपन ऑफर में शेयर देने वालों को 18 जुलाई तक मिल जाएंगे पैसे और टेक महिंद्रा सत्यम का मर्जर पूरा हुआ। ऐसे ही कुछ और खबरें सिर्फ 2 मिनट में। अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बीच भारतीय कंपनियों का भरोसा लगातार दूसरी तिमाही में गिरा है। इस साल की पहली तिमाही में कारोबारी भरोसा 78% था, जो कि अप्रैल जून तिमाही में कम होकर 75% पर आ गया। एडवाइजरी फर्म ग्रांट थॉर्नटन ने अपनी इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में कारोबारी भरोसे के मामले में भारत को दुनिया में 5वें पायदान पर रखा गया है। CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेक्ट्रम नीलामी में साठगांठ की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में CCI ने टेलीकॉम मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। टेलीकॉम कंपनियों पर आरोप है कि नीलामी के दौरान कंपनियों ने ठीक ढंग से बोली नहीं लगाई, जिससे स्पेक्ट्रम बिक नहीं पाया है। कंपनियां साठगांठ करके नीलामी से दूर रही हैं। CCI ने कोल इंडिया के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कंपनी पर पावर प्लांट को कोयला देने में अनियमितता बरतने के आरोप है। कोल इंडिया पर पश्चिम बंगाल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ने आरोप लगाया है। इससे पहले भी कंपनी पर गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनी DLF अपना विंड टरबाइन बिजनेस बेचेगी। टरबाइन यूनिट का सौदा गोयल MG गैसेस कंपनी के साथ हुआ है। इस टरबाइन यूनिट से 11.2 मेगावाट क्षमता का बिजली उत्पादन हो सकता है। DLF को इस सौदे से 29 करोड़ 52 लाख रुपए मिलेंगे।
टेक महिंद्रा और महिंद्रा सत्यम का शेयर स्वैप पूरा हो गया है। महिंद्रा सत्यम के शेयर धारकों को टेक महिंद्रा का शेयर दे दिया गया है। महिंद्रा सत्यम के 17 शेयरों के बदले टेक महिंद्रा के 2 शेयर मिले हैं। टेक महिंद्रा और महिंद्रा सत्यम के विलय के बाद ये शेयर स्वैप करना पड़ा है। यूनिलीवर 18 जुलाई तक HUL के ओपन ऑफर में हिस्सा लेने वाले शेयर धारकों को भुगतान कर देगी। कंपनी ने ओपन ऑफर के जरिए HUL में अपनी हिस्सेदारी 52% से बढ़ाकर 67.26% कर ली है। हालांकि उसकी योजना 75% तक हिस्सेदारी की थी। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू के बाद फिर नरेंद्र मोदी के बयानों पे उठे बवाल। क्या कहा मोदी ने और विपक्ष क्यों नाराज है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मूर्ति के आने से बदल गई इन्फोसिस की किस्मत। मुनाफा 4.25% बढ़ा। कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस भी बनाए रखा। खुश निवेशकों ने शेयर को 11% उठाया। एक बार फिर रिवर्स गियर में आई इंडस्ट्री। मई में 1.5% नेगेटिव रही IIP ग्रोथ। इंडस्ट्री में सुस्ती की सबसे बड़ी मिसाल बना ऑटो सेक्टर। जून में 9% घट गई बिक्री। इंडस्ट्री में सुस्ती के बावजूद बढ़ रही है महंगाई दर। जून में रिटेल महंगाई दर 0.5% बढ़ी। फिर व्यापार घाटे के मोर्चे पर सरकार को मिली है राहत। सोने का इंपोर्ट घटने से जून में व्यापार घाटा 40% कम हुआ। नरेंद्र मोदी के एक बयान ने फिर हंगामा खड़ा कर दिया है। उनका ये बयान गुजरात दंगों से जुड़ा है, जिसके बाद सभी विरोधी पार्टियों ने एक साथ मोदी पर हमला बोल दिया है। इसके बाद बीजेपी को अपने कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के बचाव में आना पड़ा है। आइए सुनते हैं उनका बयान और उस पर दूसरी पार्टियों का वार। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। He has no sense of remorse, that he doesn't feel sorry for it, and he's refused to apologize to the nation till date. Obviously, the chief minister doesn't have the heart of a true Hindu. Who is willing to apologize. It is very sad that the kind of words that the chief minister is using. It's a very sad, very humiliating, very disturbing, and I think people should take action against him, because he said, and very rightly said, that anybody who is driving the car or who is on the back seat of the car, if even a puppy comes under his car, one feels sorry. So what does he think? The Muslims are even worse than puppies. He does not have any heart for them. I as a Muslim, as an Indian, have very strong comments against him, and I would like that it will be better for him that he should immediately apologize to the whole nation. यहाँ पर मोदी के बयान के बाद काफी बवाल मचता हुआ। कुछ और खबरों की तरफ नजर करेंगे। खाद्य सुरक्षा बिल लाने वाली सरकार को सड़ते अनाज की नहीं है चिंता। देखते हैं देश और दुनिया की ऐसी कुछ खबरें सिर्फ 2 मिनट में। गरीब और भूखे लोगों के पेट भरने के लिए जहां एक तरफ सरकार खाद्य सुरक्षा बिल ला रही है, तो वहीं गोदाम नहीं होने से भारी मात्रा में अनाज सड़ रहा है। सरकार भंडारण की समस्या की जानकारी होने के बावजूद सालों से कुछ नहीं कर पाई है। इशरत जहां कथित एनकाउंटर मामले में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं। गृह मंत्रालय के पूर्व सचिव RVS मणि ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मणि के मुताबिक इशरत केस में उनके ऊपर CBI ने अपने सीनियर को फंसाने का दबाव बनाया था। इशरत मामले की पहली ड्राफ्टिंग मणि ने ही की थी। 1984 दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। टाइटलर की जांच रोकने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ नानावती कमीशन को दोबारा जांच करने के आदेश दिए थे। इस फैसले को सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
भारी बारिश देश के कई राज्यों के लिए मुसीबत बनी हुई है। असम में बाढ़ से बेघर लोगों की संख्या बढ़कर 1.25 लाख हो गई है। लगातार बारिश के बाद गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ की संभावना है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। वहीं मुंबई में आज लगातार बारिश आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई। ट्रेन देरी से चली और जगह जगह पर ट्रैफिक जमा रहा। वेस्टइंडीज में 3 देशों की सीरीज भारत ने जीत ली है। श्रीलंका के खिलाफ मैच का रोमांच आखिरी ओवर तक रहा। भारत के 9 विकेट गिर चुके थे। धोनी ने आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन अपने ही स्टाइल में छक्के चौके लगाकर बनाए। धोनी को नॉट आउट 45 रनों के लिए मैन ऑफ द मैच मिला। श्रीलंका ने 202 रनों का लक्ष्य रखा था। इजिप्ट में मोर्सी समर्थकों और विद्रोहियों के बीच हिंसा जारी है। मोर्सी के बेटे ओसामा मोर्सी के मुताबिक मोहम्मद मोर्सी ही इजिप्ट के चुने हुए नेता हैं। मोर्सी के खिलाफ हुए विद्रोह को वो क्रांति नहीं मानते हैं। मोहम्मद मोर्सी के तख्तापलट को 1 सप्ताह बीत चुका है और उसके बाद से ही मिस्र में मोर्सी विरोधी और समर्थकों के बीच झड़प हो रही है। और यहाँ पर खबर आ रही है कि जाने माने अभिनेता और प्रिय विलेन प्राण का निधन हो चुका है। ये खबर अभी आ रही है। वो 12 फरवरी 1920 को पैदा हुए थे। 93 साल के थे विपिन, और यही खबर अब आ रही है कि प्राण अब नहीं रहे। जी हाँ, अभी हाल ही में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था और प्राण के लिए यही कह सकते हैं कि हमारे ईरा के नहीं थे, लेकिन जब हम छोटे से बड़े हो रहे थे और दूरदर्शन पे जो मूवीज आती थी हर दूसरी पिक्चर में प्राण ही विलन होते थे, तो वो छाप अभी भी है उनकी और शायद तमाम दर्शकों पे भी होगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्दी। CNBC आवाज की मुहिम बनाओ बिंदास मुंबई में हम मानते हैं कि एक शहर के तौर पर मुंबई में काफी संभावना है, लेकिन कई पुराने कायदे कानूनों की वजह से मुंबई उस तरह से बिंदास नहीं रहा जैसे एक समय पर था। जी हाँ, इस मुहिम के जरिए हम इन्हीं समस्याओं को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पॉलिसी मेकर से लेकर आम आदमी और खासकर मुंबईकर अपनी राय और सुझाव दे कि मुंबई को कैसे एक इंटरनेशनल, एक बिंदास शहर बनाया जा सकता है। और आज बात ब्रांड मुंबई की। मुंबई एक शानदार ब्रांड रहा है। जैसे एक मजबूत ब्रांड लोगों को खींचता है, मुंबई में भी वही कशिश रही है। लेकिन हाल ही के सालों में देखा गया है कि ब्रांड मुंबई को झटका लगा है। क्या सपनों के इस शहर की बाहर जो एक छवि है, जो ये प्रॉमिस करता है, क्या उन्हें ये पूरा भी करता है? हमारी संवाददाता शिवानी धरत ने बनाओ बिंदास मुंबई कैंपेन में यही सवाल विज्ञापन की दुनिया के कुछ धुरंधरों के सामने रखे। CNBC आवाज की खास मुहिम बनाओ मुंबई बिंदास में मुंबई को बिंदास बनाने के लिए आज हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के महारथियों से। मेरे साथ है आशीष खजांची और रामानुज शास्त्री। सो वेलकम टू CNBC आवाज। आप कई सालों से, दोनों आप कई सालों से मुंबई में रह रहे हैं। आपके हिसाब से मुंबई एज अ ब्रांड इतने सालों में कैसे इवॉल्व हुआ है? एक चीज़ जो मैंने देखी है जो पिछले 9 साल में बदली है, वो 9 साल पहले ये शहर इससे कहीं ज़्यादा लिबरल था। बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती थी, जो आज उसके ऊपर पूरी एक, जिसको मॉरल पुलिसिंग वगैरह बोलते हैं, उसके ऊपर एक माइक्रोस्कोप लेके लोग बैठे हुए हैं। ये 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? तो इसी चीज़ की वजह से आपको लगता है मुंबई अपना जो ओरिजिनल चार्म है वो लूज़ कर रही है? थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि मुंबई आज एकदम कम्प्लीटली बदल गई है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल फेरबदल के साथ धीरे धीरे चेंज हर 4-5 साल के अंदर चेंज हो सकती है। चार्म 100% गया नहीं है, बट अभी लोग बाहर जाने में कई बार कतराते हैं, जो कि 9 साल पहले ऐसा नहीं होता था। 9 साल पहले आपको कोई टैक्सी वाला ना नहीं बोलता था। 9 साल पहले हम 3 बजे तक पार्टी करते थे, अभी बंद हो गया। इसी बात पर मुंबई के साथ हमेशा से एक चीज़ जुड़ी रही है, सिटी दैट नेवर स्लीप्स। अभी बिकॉज ऑफ सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस पब से निकाले जाते हैं एट अराउंड 1:30। आपको लगता है फ्रॉम अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स मुंबई हैज बिकम अ सिटी दैट स्लीप्स एट 1:30? आई वुड कंप्लीटली अग्री विद दैट। आई मीन देयर इज वन पार्ट ऑफ द सिटी विच इज़, जो लोग पब्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पे हैंग आउट करते हैं, वो पहले 3 बजे बंद होता था, 4 बजे बंद होता था, अभी 1:30 बजे बंद हो जाता है, कई जगह 5 बजे तक सुबह खुली रहती थी। बट एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो अभी भी जुहू में जाकर के, बीच पे जाकर के टहल वहल वगैरह के रात को 1-1:30 बजे वहाँ से घर आ जाते हैं, फैमिली क्राउड।
ओके, उनके लिए अभी भी वो बदला नहीं है। अभी भी वो लोग वहाँ पे जाते हैं रात को। दिस इज द ओनली सिटी वेयर आई हैव सीन, यू नो, लोग सिद्धि विनायक के लिए रात को 4 बजे वर्ली से चलना, सेंटा क्रूज वगैरह से चलना चालू करते हैं कि अगले दिन सिद्धि विनायक पे जाना है। इट्स अ वेरी सेफ सिटी फॉर विमेन। सपनों का शहर, नॉट नेसेसरली पीके आउट होके यू नो पार्टी करने का शहर। रात यू नो रात को सोते भी थे तो सपनों के साथ, यू नो कल सुबह कुछ एक नया कैंपेन करेंगे। जब नए नए आए थे, यू नो कल यू नो कान गोल्ड मिल जाएगी, कल एट क्लब एबी मिल जाएगी, सपनों कुछ there was nothing, no basis. वही सपन, यू नो सिटी दैट नेवर स्लीप्स का मतलब वही होता है कि लोग यहाँ पे दिन रात सपने देखते हैं। मुंबई से बाहर, यू नो, आपका प्रोफेशन आपको दूसरे शहरों में, इंडिया से बाहर आप को लेके जाता है, तो उन शहरों के कंपैरिजन में आपके हिसाब से वेयर डज मुंबई स्टैंड टुडे? We need more open spaces in Bombay. We need more places for theatre. थिएटर के लिए 2 जगह हैं, एनसीपीए और पृथ्वी और एंड मराठा। आर्ट बोल रहे हैं आप? आर्ट सारा का सारा कोलाबा में है या फोर्ट में? आर्ट कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है, मतलब बिल्कुल उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। आप बांद्रा में इतना सारे लोग रहते हैं, इतने सारे लोग, आई एम श्योर वो इंटरेस्टेड हैं आर्ट के अंदर, आर्ट देखने के लिए, खरीदने के लिए। You know, north of Bandra Bridge, there is not even one art gallery where somebody can go to. Especially एक स्टेट में जहाँ पे ड्रामा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था पहले, अभी भी मराठी थिएटर विद महाराष्ट्रियन यू नो ट्रेडिशन। आपका जो ट्रेडिशन है महाराष्ट्र का, ड्रामा का, थिएटर का, सिनेमा, यू नो, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट टू सी नथिंग हैपनिंग इज वेरी सैड। क्या है ब्रांड मुंबई? I think Mumbai as a brand needs Mumbaikar in it. Something about, you know, what is my role in this whole brand called Mumbai? Me for Mumbai, वैसा कुछ। रामानुज, अगर आपको मुंबई को एक क्रिएटिव कैनवस की तरह दिया जाए तो आप उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड करोगे? बहुत सारे पार्क, बहुत सारे म्यूजियम, 150 लाइब्रेरी, यू नो बच्चों के लिए, यू नो को साइंस एग्जीबिशन का कोई जगह, भागने का जगह, यू नो बच्चे। आई हैव अ 6 year old, 6 साल का बेटा है, आपका भी छोटा बेटा है, 17 साल का छोटा बेटा है। खेलने के लिए जगह नहीं है मैडम, मतलब पार्किंग लॉट में कितना खेलेंगे, यू नो इट्स अनफेयर बिकॉज मैं खुले मैदान में या फिर मॉल्स में जाके कितना खेलेंगे? मॉल्स कोई मतलब जगह होती है आदमियों के लिए। राइट। आशीष, अगर आपको आज की तारीख में मुंबई के लिए एक टैगलाइन बनाने का टास्क दिया जाए तो वो क्या होगी? आई वुड से अगेन मी फॉर मुंबई और ऐसे टाइप का कुछ। आई टेंड टू एग्री विथ हिम बिकॉज आई थिंक एज मुंबईकर्स हम लोगों ने मुंबई का साथ देना छोड़ दिया। यू नो समवेयर अलोंग द वे 20 साल पहले जितना प्राइड थी मुंबई के बारे में, आज यू नो एवरीबडी इज ब्लेमिंग एवरीबडी एल्स, यू नो व्हाटएवर व्हिचएवर हूएवर इज इन पावर एंड अल्टीमेटली इट्स अबाउट अस, यू नो। जैसे ये सारी लाइंस है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बॉम्बे के बारे में, बहुत सही भी है, कई रेजोनेंस भी है कि मुंबई मेरी जान, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। बट ये एक ऐसे है कि जैसे एक एंटिटी है जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। आइदर यू बाय इनटू दिस फिलॉसफी और यू डोंट। मुंबई मेरी जान आपको अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दिल्ली वाले हो जो बॉम्बे में रह रहे हो। थैंक्स बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक्स। ऐसे विपिन, बहुत सारे दिल्ली वाले जो मुंबई में रहते हैं वो भी मुंबई से बहुत प्रेम करते हैं। वैसे आप कहाँ से हैं? मैं तो मुंबई की हूँ जी, मैं इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए आगे देखेंगे, टैक्स गुरु की सलाह बताएंगे कैसे भरे ई रिटर्न। और कैमरा फोन्स की जंग में नोकिया ने पेश किया अपना नया हथियार लुमिया 1020 का रिव्यू। देखिए ब्रेक के बाद। आइए बात कर लेते हैं टैक्स की, क्योंकि ये महीना टैक्स रिटर्न भरने का 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए इस साल से ई रिटर्न भरना अनिवार्य है। ई रिटर्न के दायरे में कई नए टैक्स पेयर शामिल होंगे जो अभी तक पेपर रिटर्न भर रहे थे। पहली बार ई रिटर्न भरने वालों के लिए क्या है, सलाह बता रहे हैं हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया। अगर आप भरना चाहते हैं इस साल ई रिटर्न तो ध्यान रखें, ई रिटर्न भरने के लिए चयन कर लें या तो गवर्नमेंट की वेबसाइट या किसी भी प्राइवेट वेबसाइट जहां पर आपको लगे कंफर्ट फ्रंट, वहां जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न भरें, ई फाइलिंग। पर सबसे पहले ये देख लो ऐसे करदाताओं को जिनके लिए कंपलसरी है इस साल ई रिटर्न भरना। जी हां, इस वर्ष पहली बार
5 लाख रुपए से ज्यादा अगर है आपकी इनकम तो ई रिटर्न भरना है जरूरी। और पहली बार ऐसे आएंगे ढेर सारे लोग फर्स्ट टाइम ई रिटर्न भरेंगे। फर्स्ट टाइम ई रिटर्न भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आप ई रिटर्न विथ डिजिटल सिग्नेचर भर सकते हैं, तब तो कोई चिंता नहीं। पर अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, ऐसी अवस्था में आप ई रिटर्न भरेंगे तो निश्चित रूप से एक काम और करना है, और वो है ई रिटर्न भरने के पश्चात 120 दिन के अंदर अंदर ITR V भर के भेजना पड़ेगा बेंगलोर। जब तक ये नहीं भेजेंगे तब तक आपका ई रिटर्न भरने की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। और हाँ, आने वाले वर्षों में भी परेशानी नहीं हो तो ई रिटर्न के लिए जो आपके पासवर्ड वगैरह की डिटेल्स हैं उनको रखें संभाल के, ताकि कोई टेंशन नहीं, न आज न कल। और नोकिया ने अपनी लूमिया सीरीज का नया फोन लॉन्च करके कैमरा फोन्स की जंग में एक नया मोड़ ले आए हैं। नोकिया के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे टेक गुरु अभिषेक तैलंग। नोकिया ने कैमरा फोन्स के मामले में एक साथ अपने दोनों कॉम्पिटिटर्स एप्पल और सैमसंग को लूमिया 1020 लॉन्च करके करारा जवाब दे दिया है। विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले ये स्मार्टफोन कैमरे के मामले में एप्पल और सैमसंग के किसी भी फोन से मीलों आगे हैं। 4.5 इंच की टच स्क्रीन वाले इस फोन में नोकिया ने अपनी सेकंड जनरेशन प्योरव्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसमें 6 ऑप्टिकल लेंस सेट का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी मोबाइल फोन में पहली बार हुआ है। ढेरों मैनुअल सेटिंग्स की बदौलत लूमिया 1020 से किसी DSLR कैमरे की तरह फोटोग्राफी की जा सकती है। स्टिल इमेजेस के अलावा लूमिया 1020 में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की भी काबिलियत है। अच्छा कैमरा होने के साथ साथ ये गैजेट एक अच्छा मोबाइल फोन भी है, जो 1.5 गीगाहर्ट्ज के डुअल कोर प्रोसेसर पर चलता है। लूमिया 1020 के भारत में लॉन्च होने की तारीख और इसकी इंडियन प्राइसिंग पर कोई खुलासा नहीं हुआ है, पर यूएस में $300 के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी कीमत 25 से 30 हजार रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। डिजिकैम्स की तो शामत आने वाली है, इनका धंधा जल्दी मंदा पड़ने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते लॉन्च हुए सैमसंग गैलेक्सी S4 जूम जैसे डिवाइसेस जहां इन डिजिकैम्स की टक्कर के हैं, वहीं नोकिया लूमिया 1020 जैसे स्मार्टफोन्स इन डिजिकैम से लाख गुना ज़्यादा बेहतर हैं। और साथ में इस तरीके के डिवाइसेस एक कैमरा होने के साथ साथ एक स्मार्टफोन भी है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप नियर फ्यूचर में इस तरीके के डिजिकैम्स खरीदना पसंद करेंगे? हाँ, अभिषेक तैलंग, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। और हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता प्राण नहीं रहे हैं। CNBC आवाज की ओर से उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।